नमस्कार, सुबह 7 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। हेडलाइंस पर एक नजर। महंगाई पर काबू के लिए केंद्र सरकार के सख्त कदम। चीनी के निर्यात पर लगाया 20% का शुल्क। दाल जमाखोरों पर सख्ती के आदेश। खुफिया एजेंसियों की ली जाएगी मदद। गुलबर्ग सोसाइटी मामले में सजा का ऐलान आज। 69 लोगों की हत्या में 24 लोग ठहराए गए थे दोषी। आज भी सदमे से नहीं निकल पाए पीड़ित। तीस्ता सीतलवाड़ के एनजीओ सबरंग ट्रस्ट के विदेशी चंदा लेने पर रोक। विदेशी चंदा कानून के उल्लंघन पर कार्रवाई। एनजीओ फैसले को कोर्ट में देगा चुनौती। भारत के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाएगा अमेरिका। सीनेट से प्रस्ताव मंजूर। साझा सैन्य अभियानों को बढ़ाने के लिए अमेरिकी रक्षा मंत्री उठाएंगे कदम। और भारतीय हॉकी टीम ने रचा इतिहास। आखिरी पूल मैच में हार के बावजूद पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में खिताब के लिए ऑस्ट्रेलिया से भिड़ंत आज। घरेलू खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों से परेशान सरकार अब हरकत में आई है। सरकार ने चीनी के निर्यात पर 20% ड्यूटी लगा दी है। चीनी की कीमतें तेजी की आशंका के चलते मद्देनजर ये सरकार ने कदम उठाया है। इन दिनों चीनी का औसत खुदरा दाम 40 रुपये प्रति किलो है। इस साल चीनी का उत्पादन कम होने की आशंका के बाद इसमें और तेजी आ सकती थी। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में इस साल पड़े भीषण सूखे से गन्ने की फसल प्रभावित हुई है और इसके चलते चीनी का उत्पादन कम हो सकता है। निर्यात शुल्क लगने से घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ेगी, जिससे कीमतें काबू में रह सकती हैं। लेकिन दालों की आसमान छूती कीमतों से आम लोग बेहाल हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों को जमाखोरों पर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है। सरकार ने जमाखोरों के कार्टेल को तोड़ने के लिए खुफिया एजेंसियों की मदद लेने का फैसला किया है। इसके अलावा सट्टेबाजी पर शिकंजा कसने के लिए चने के वायदा कारोबार में नए कॉन्ट्रैक्ट पर रोक लगा दी गई है। आपूर्ति बढ़ाने के लिए बफर स्टॉक को 5 गुना बढ़ा दिया गया है। सरकारी आंकड़ों के लिहाज से उड़द की दाल रिटेल बाजार में 196 रुपये प्रति किलो बिक रही है। चना 100 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है, जबकि अरहर की दाल जो है वो 170 के करीब बिक रही है। अहमदाबाद के गुलबर्ग सोसाइटी मामले में 24 दोषियों को आज सजा सुनाई जाएगी। इस मामले में विशेष अदालत से फैसला आने के बाद भी यहां के आसपास सन्नाटा कायम है। 14 साल पहले 28 फरवरी 2002 को हुए दंगे के बाद से गुलबर्ग सोसाइटी खंडहर बनी हुई है। कई मृतकों के परिजनों को आज भी मुआवजा नहीं मिला है। उनके पुनर्वास की कोई कोशिश भी नजर नहीं आती। कासम भाई अकेले शख्स हैं जो गुलबर्ग सोसाइटी के मुहाने पर बने बंगला नंबर 2 में रहते हैं। खौफ के साए के बाद भी वो सोसाइटी में डटे हुए हैं। इनके परिवार के 19 लोगों की हत्या दंगाइयों ने कर दी थी। यहीं के एक बंगले में इनकी मां भी रहती थीं, जिनकी मौत के मुआवजे के लिए वो आज भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इनकी कसक है कि बीते 14 साल में कोई बड़ा नेता यहाँ झांकने नहीं आया। यहाँ इसलिए नहीं आया है कि राज्य सरकार से आज तक कोई ने भी यहाँ गुलबर्ग सोसाइटी की मुलाकात ली नहीं है और न किसी को ये आश्वासन दिया है कि भाई आप यहाँ रहो, हम आपको जो भी मदद करने का हम करेंगे। या इतना बड़ा कांड गुजरात के अंदर अहमदाबाद इस सोसाइटी में हुआ है, आज तक कोई ने भी आके हमारे को कुछ पूछा नहीं है कि आप क्यों नहीं रहते हो, क्या वजह से, क्या आपको हम क्या मदद कर सकते हैं। सोसाइटी के अंदर ये बंगला कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी का है, जिस पर झाड़ी उगाई है। यही हाल यहाँ के बाकी बंगलों का भी है। कई बंगलों में बाहर से ताला लटका है, लेकिन लोग खिड़की दरवाजे तक उखाड़ ले गए हैं। लूटपाट और जलाए जाने के निशान आज भी मौजूद हैं। दंगे के बाद इन बंगलों में ना तो कोई रहने आया और ना ही बसावट की कोई कोशिश नजर आती है। लिहाजा इनका इस्तेमाल अब फेरी वाले करते हैं। उनका कहना है कि यहाँ रहने वाले लोग शहर के अलग अलग इलाकों में किराए के मकान में रहते हैं। खाली ये धंधा करते हैं और नमाज़ पढ़ने के लिए यहाँ आते हैं, बस
4 बजे चले जाएंगे। अब हम गोमतीपुर रहते हैं, अब क्या गए कि अब भाई डर की वजह से नहीं आते, कैसे नहीं आते, जो उन्होंने देखा होगा अपनी नज़रों से उसके हिसाब से नहीं आते। अब ये लोग आगे कोई बापू नगर रहता है, कोई जुआपुरा रहता है, कोई सालम रहता है, जैसे जहाँ जिसका ठिकाना हो गया वहाँ रहते हैं। गुलबर्ग सोसाइटी के अंदर एक मस्जिद है। इसके पीछे की दीवार टूटी हुई है। यहाँ कचरे का ढेर लगा रहता है। सोसाइटी की दीवार पर सोसाइटी में घुसने को लेकर चेतावनी भी लिखी हुई है। हालांकि सोसाइटी के बाहर हर तरह के कारोबारी नजर आते हैं। उनका मानना है कि दंगे का जो मंजर उनकी आंखों के सामने से गुजरा है, उस सदमे से बाहर निकलने में वक्त लगेगा। हालांकि वो कारोबार के सामान्य होने की बात भी करते हैं। बस क्या लोग बाग डरे हुए हैं कि भाई सीन ऐसा हो जाए यहाँ, तो इसकी वजह से कोई आता नहीं है सोसाइटी में। सरकार को करना चाहिए, बना के देना चाहिए, सपोर्ट करनी चाहिए सरकार को, तो आएंगे तो आबादी बढ़ेगी। गुलबर्ग सोसाइटी दंगे में 69 लोगों की हत्या की गई थी, जिनमें 66 लोगों को आरोपी मुकर्रर किया गया था। मुकदमे के दौरान 6 आरोपियों की मौत हो गई थी। विशेष अदालत ने बीते 2 जून को इस मामले में 36 आरोपियों को बरी कर दिया और 24 आरोपियों को दोषी करार दिया है। दंगे के 14 साल बाद भी गुलबर्गा सोसाइटी में सन्नाटा पसरा है। लोग यहां आने से डरते हैं। सरकार की मुआवजा नीति और पुनर्वास की नीति साफ नहीं है। कैमरामैन विजय और संजय के साथ संजय कुमार, राज्यसभा टीवी, अहमदाबाद। सरकार ने सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सितलवाड़ के एनजीओ सबरंग ट्रस्ट का FCRA लाइसेंस गृह मंत्रालय ने रद्द कर दिया है। ये कार्रवाई कथित तौर पर FCRA के उल्लंघन को लेकर हुई है। PTI के मुताबिक गृह मंत्रालय ने सभी मामलों की जांच करने के बाद गुरुवार को सबरंग ट्रस्ट का पंजीकरण रद्द करने का फैसला किया। सरकार ने सबरंग ट्रस्ट का FCRA लाइसेंस सितंबर 2015 में ही निलंबित कर दिया था। भारत में पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों को विदेश से मिलने वाला जो पैसा है वो FCRA कानून के तहत नियमित किया जाता है। और इस बीच सबरंग ट्रस्ट ने सरकार के फैसले पर निराशा जताते हुए कहा है कि वो इस फैसले को चुनौती देंगे। सितलवाड़ और उनके पति जावेद आनंद 2002 के गुजरात दंगों में राज्य सरकार की भूमिका के खिलाफ काफी सक्रिय रहे हैं। वाम दलों समेत 5 राजनीतिक पार्टियों ने कैराना पलायन मामले की सर्वदलीय समिति बनाकर जांच कराने की मांग की है। कैराना पहुंची टीम में JDU, RJD और NCP के नेता शामिल थे। नेताओं ने स्थानीय लोगों से बात की और इलाके से पलायन की वजह जानने की कोशिश की। साथ ही इस मुद्दे को सांप्रदायिक रंग देने के लिए बीजेपी की आलोचना भी की। पलायन मामले की पड़ताल के लिए बीजेपी के बाद अब वाम दल, JDU और NCP समेत 5 दलों की टीम गुरुवार को कैराना पहुंची। टीम ने स्थानीय लोगों से मुलाकात की। CPI नेता D राजा ने कहा कि लोगों ने बेहतर सुविधाओं और रोजगार के लिए पलायन किया है। There are people here who have genuine issues. As Tyagi ji has pointed out, they are talking about school, they are talking about health care, they are talking about industry, they are talking about jobs, and they are not finding solution. 5 दलों की टीम ने बीजेपी पर इस मुद्दे को सांप्रदायिक रंग देने का आरोप लगाया। लोग जा रहे हैं, एक्सटॉर्शनिस्ट के लिए जा रहे हैं, दिस इज लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। उसका फिर हिंदू मुसलमान नहीं होता है। तो जो सत्ता में देश में है वो क्यों इस सवाल को हिंदू मुस्लिम इशू में करना चाहते हैं। केसी त्यागी ने कहा कि बीजेपी सांसद हुकुम सिंह और प्रशासन की रिपोर्ट में विरोधाभास है। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच के लिए सरकार सर्वदलीय समिति बनाने जा रही है। We leave it to the Prime Minister. We don't believe Hukum Singh. We don't believe district magistrate. That there be a free and fair inquiry headed by any jurist, a member of the parliament consisting all the political parties. इससे पहले बुधवार को बीजेपी की टीम ने कैराना दौरा किया। केंद्र सरकार ने भी इस मामले में राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। वहीं राज्य सरकार ने खराब कानून व्यवस्था के आरोपों को खारिज करते हुए इसे राजनीतिक साजिश बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर इशरत जहां मामले में गुमराह करने और दोषियों को बचाने का आरोप लगाया है। गृह मंत्रालय से गुम हुई फाइल पर आई एक रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए पार्टी ने कहा कि फाइलों से छेड़छाड़ हुई है। वहीं सरकार ने इस मामले में साजिश का आरोप लगाया है। इशरत जहां केस की गुम हुई फाइलों के मामले में एक अखबार के खुलासे के बाद जांच अधिकारी BK प्रसाद सवालों के घेरे में आ गए हैं। इसके बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर इस मामले में गुमराह करने और दोषियों को बचाने का आरोप लगाया है। इस सरकार का प्रयास लोगों को गफलत में डालना, असली मुद्दे से ध्यान हटाना,
कानूनी प्रक्रिया को कमजोर करना और दोषी और आरोपियों को बचाना। इस विवाद में घिरे पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि एनडीए सरकार इस मामले में दायर 2 हलफनामों को लेकर फर्जी विवाद पैदा कर रही है। कांग्रेस ने इशरत जहां केस की फाइलों के गुम होने पर सवाल उठाया है और फाइलों में छेड़छाड़ की आशंका जताई है। 2009 के पत्राचार का 2015 में और 2016 में ये कहना कि वो मिल नहीं रहे, कभी इस तरह की बात सुनी नहीं। इससे एक ही बात स्पष्ट होती है कि जानबूझ के इन्होंने छेड़खानी करी है फाइल के साथ। इधर गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव बी.के. प्रसाद ने गुम हुई फाइलों के मामले में बुधवार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। चिदम्बरम साहब और यूपीए के समय में जिस इंटेंशन से उन्होंने इशरत जहां जो एक आतंकवादी थी उनको क्लीन चिट देने का जो काम किया, वो कागज जो गायब है उससे जुड़े हुए हैं, इसलिए मिला नहीं है। प्रसाद ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया है और किसी गवाह को प्रभावित करने की कोशिश करने से इनकार किया है। गृह मंत्रालय ने इशरत जहां मामले से जुड़ी गुम फाइलों की जांच के लिए 1 सदस्यीय जांच समिति बनाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली के चांदनी चौक से विधायक अलका लांबा को पार्टी लाइन से हटकर बयान देना महंगा पड़ गया है। आम आदमी पार्टी ने अलका लांबा को प्रवक्ता पद से हटा दिया। अलका लांबा ने बीते दिनों परिवहन मंत्री के इस्तीफे को लेकर बयान दिया था। देखिए, ये सरकार ने एक उदाहरण पेश किया है। गोपाल राय जी ने अगर अपनी परिवहन की जिम्मेदारी छोड़ी है और उन्हें सरकार ने सत्येंद्र जैन जी को अगर आज सौंपा है, तो ये दिखाता है कि ये जांच जो है वो पूरी तरह से निष्पक्ष हो। अलका लांबा को पार्टी लाइन से इतर जाकर बयान देना भारी पड़ गया है। आम आदमी पार्टी ने उनकी प्रवक्ता पद से छुट्टी कर दी है। उन्होंने गोपाल राय के इस्तीफे को बस घोटाले से जोड़ दिया था, जिसके बाद पार्टी ने उनके खिलाफ ये कार्रवाई की। आम आदमी पार्टी ने इसे अंदरूनी मामला बताते हुए टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। वहीं अलका लांबा ने कहा कि वो फैसले का सम्मान करती हैं। मैं कहती हूँ, एक अनुशासित सिपाही की तरह हर कोई कार्यकर्ता कहता है, मैं भी कह रही हूँ और दोहराती रहूंगी, पार्टी के साथ बंधे हैं, पार्टी के अनुशासन के साथ बंधे हैं, पार्टी का जो भी फैसला होगा सर आंखों पर मंजूर होगा। इस मामले को लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र पर सवाल खड़े किए। आप पार्टी के अंदर उन्होंने विधायक को सस्पेंड करना कोई पहला ऐसा नहीं है। इससे पहले उन्होंने अपने आंतरिक लोकपाल को ही सस्पेंड कर दिया। इससे पहले उन्होंने अपने ही पार्टी के जो फाउंडर मेंबर्स प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, अनंत कुमार, उसी को निकाल दिया। अलका लांबा के मुंह से वो गलती से सही बात निकल गई तो अरविंद केजरीवाल ने उनको हटा दिया। यही हुआ प्रशांत भूषण जी के साथ, यही हुआ योगेंद्र जी के साथ, और यही हर उस व्यक्ति के साथ होगा जो अरविंद केजरीवाल की बेईमानियों को, उनकी गंदगियों को उजागर करेगा। दिल्ली सरकार की प्रीमियम बस सर्विस योजना में भ्रष्टाचार का मामला आने के बाद गोपाल राय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि उन्होंने खराब सेहत को इसका कारण बताया था। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने वाटर टैंकर घोटाले से जुड़ी केजरीवाल सरकार की शिकायत अपराध निरोधक शाखा को भेज दी है। आम आदमी पार्टी सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री शीला पर वाटर टैंकर घोटाले का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की थी। इसके अलावा शीला सरकार के दौरान पानी के स्टील टैंकर किराए पर लेने में गड़बड़ी का पता लगाने के लिए कमेटी गठित की गई थी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में 400 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार की बात कही थी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। सरोजनी नायडू स्वतंत्रता सेनानी, कवयित्री और वक्ता, कांग्रेस की अध्यक्ष निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय महिला सरोजनी ने 13 साल की उम्र में रची थी पहली कविता। आजादी के बाद वो बनी देश की पहली महिला राज्यपाल। भारत कोकिला के नाम से मशहूर सरोजनी नायडू है नारी शक्ति की अनूठी मिसाल। थाईलैंड के प्रधानमंत्री प्रयुत चान-ओ-चा 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। चान-ओ-चा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने, आतंकवाद के खतरे से निपटने और व्यापार बढ़ाने के उपायों पर चर्चा हो सकती है।
दोनों देशों के बीच दक्षिण चीन सागर के हालात पर भी चर्चा होगी। थाईलैंड के प्रधानमंत्री के साथ कई कैबिनेट मंत्रियों और अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर प्रशासन को बेहतर और कुशल बनाने पर जोर दिया है। कर अधिकारियों के सम्मेलन में राजस्व ज्ञान संगम में उन्होंने टैक्स प्रणाली को आसान बनाने की जरूरत बताई। प्रधानमंत्री ने इसके लिए प्रशासन के 5 स्तंभ राजस्व, जवाबदेही, ईमानदारी, सूचना और डिजिटलीकरण के अमल पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को दिल्ली में 2 दिन के राजस्व ज्ञान संगम सम्मेलन की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कर अधिकारियों से कहा कि वो करदाताओं के बीच भरोसा पैदा कर इसका दायरा बढ़ाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोग ईमानदारी से कर चुकाना चाहते हैं और कर विभागों की जिम्मेदारी है कि वो इससे जुड़े कानून को आसान बनाएं। The Honorable Prime Minister suggested that we should raise our sights higher, that we should make it very easy for people to file their taxes, and that we should legitimately aspire to 10 crore taxpayers within our tax base. And this is in the context of having 25 crores or so households in the country out of the 125 crore people that we had. इस मौके पर प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि कर प्रशासन को बेहतर और कुशल बनाएं, जिससे करदाताओं के भीतर से प्रताड़ित किए जाने का डर दूर हो सके। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को प्रशासन के 5 स्तंभों के अमल पर जोर दिया। We need to focus R on revenue, A on accountability, P on probity, I on information and D on digitization. वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्रत्यक्ष करों के जरिए 7,97,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन सरकार को पहले 10 महीनों में 5,20,000 करोड़ रुपए ही मिल सके। ये लक्ष्य 2014-15 के मुकाबले 26.5% ज्यादा है। अभी देश में केवल 4% लोग ही कर अदा करते हैं। ऐसे में सरकार की कोशिश करदाताओं की मौजूदा संख्या को 10 करोड़ करने की है। फिलहाल करीब 5.5 करोड़ लोग टैक्स अदा करते हैं। भारत में टैक्स जीडीपी अनुपात 16.6% है, जो कई विकासशील देशों से काफी कम है। सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश आरवी ईश्वर की अध्यक्षता में गठित की है, जो टैक्स नियमों के सरलीकरण के लिए सुझाव दे रही है। सरल टैक्स लॉज न सिर्फ टैक्स लिटिगेशन कम करेंगे, बल्कि टैक्स कलेक्शन को भी बढ़ावा देंगे। दिल्ली से कैमरा पर्सन अनिर्बान के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने माना है कि समुद्री सुरक्षा में खामियां हैं, जिन्हें दुरुस्त किए जाने की जरूरत है। मुंबई में तटीय राज्यों के साथ बैठक में सभी बंदरगाहों की सुरक्षा की समीक्षा करने पर उन्होंने जोर दिया। उन्होंने राज्यों से इस मामले में सुझाव भी मांगे। गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के गृह मंत्रियों, मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों के साथ बैठक की। राजनाथ सिंह ने समुद्री रास्तों से होने वाली आतंकी घुसपैठ को बड़ी चुनौती बताते हुए इसे अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बताया। उन्होंने कहा कि सरकार तमाम बड़े और छोटे बंदरगाहों की सुरक्षा को चुस्त दुरुस्त करना चाहती है, जिसके लिए सभी जगहों पर ऑडिट का काम किया जा रहा है। जिस प्रकार की हमारी या कोस्टल सिक्योरिटी फुल प्रूफ होनी चाहिए, उस प्रकार की अभी हमारी कोस्टल सिक्योरिटी फुल प्रूफ नहीं है। और जैसा कि आप सभी लोग परिचित हैं कि देश की यह कोस्ट लाइन लगभग 7,516 किलोमीटर की है और यह 9 स्टेट्स आते हैं, 4 हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं। गृह मंत्री ने कहा कि 1993 में रायगढ़ में तस्करी के जरिए विस्फोटक सामग्री पहुंची थी, जिसने तटीय सुरक्षा की खामियों को उजागर किया था। इसके बाद 2008 में मुंबई हमले के गुनहगारों ने अपने इरादों को अंजाम देने के लिए समुद्र का रास्ता चुना। राजनाथ सिंह ने बताया कि गृह मंत्रालय ने तटीय सुरक्षा योजना यानी CSS के 3रे चरण की तैयारी कर ली है। सुरक्षा एजेंसियों के बीच तालमेल को मजबूत करने पर भी जोर दिया जा रहा है। केंद्र सरकार ही नहीं करना चाहती है, मैं समझता हूं कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सभी चाहते हैं कि कोस्टल सिक्योरिटी फुल प्रूफ होनी चाहिए। इसलिए कोस्टल सिक्योरिटी में जो विजिबल गैप्स हैं उनको भरने के लिए आप सभी के सुझाव आमंत्रित हैं। कोस्टल सिक्योरिटी के काम में लगी सभी एजेंसीज के बीच बेहतर तालमेल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट लगातार प्रयत्न कर रही है। समुद्री तटों की सुरक्षा को चाक चौबंद करने के लिए सरकार स्वचालित पहचान प्रणाली यानी AIS भी बना रही है। साथ ही रडार से गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है।
इसके अलावा निगरानी के काम में मछुआरों की भूमिका को बढ़ाने पर भी सरकार विचार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। असम के मोरीगांव जिले में दिमागी बुखार और डेंगू से पिछले 2 दिन में 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 200 से ज्यादा लोग इसकी चपेट में हैं। मरने वालों में 3 बुजुर्ग और एक बच्चा शामिल है। जिले के स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक बीते 2 दिन इनके इस मामले में कई सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग हालात पर नजर रखे हुए है और इसे निपटने के लिए हर मुमकिन कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा सरकार ने पीड़ित इलाकों में टीकाकरण अभियान भी शुरू किया है। सूखा पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश अभी कागजों से बाहर नहीं आ पाया है। केंद्र और राज्य सरकारें सूखा पीड़ित इलाकों को लेकर लापरवाही बरत रही हैं। यह दावा है स्वराज अभियान के संयोजक योगेंद्र यादव और दूसरे सामाजिक कार्यकर्ताओं का। सामाजिक संगठनों का आरोप है कि सूखे की मार झेल रहे राज्यों की मदद के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को 1 महीना बीत चुका है, लेकिन केंद्र से राहत में देरी के चलते अभी भी पीड़ितों तक मदद नहीं पहुंच पाई है। जनवरी से मई तक कोर्ट ने 14 बार उस केस की हियरिंग की, 40 घंटे उस पर चर्चा हुई और फिर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया कि इतने बड़े जजमेंट को 1 महीना बीत गया है और अब भी जमीन पर लगभग कुछ भी नहीं हुआ है। जो कुछ चल रहा है वो बिजनेस एज यूजुअल, कोई भाग दौड़ कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा सरकार की ओर से। जन संगठनों के नेताओं ने माना कि सूखा पीड़ित इलाकों में किसान बेहाल हैं, न उनको राहत मिल रही है और न बैंक कर्ज दे रहे हैं। मनरेगा के मजदूरों को मेहनताना नहीं मिल रहा है। कई इलाकों में लोग भूखमरी के कगार पर हैं और गांवों से पलायन हो रहा है। I want to start by saying that I find the response of both the central and the state governments to the drought one of extraordinary absence of compassion, urgency and accountability to a level that I have not seen. सुप्रीम कोर्ट ने सूखे पर गंभीरता दिखाते हुए केंद्र सरकार को मई में राहत पहुंचाने का आदेश दिया था। इसमें मनरेगा की राशि जारी करने, बिना राशन कार्ड के खाद्यान्न देने और छुट्टियों के दौरान स्कूलों में मिड डे मील समेत कई उपाय लागू करने का आदेश दिया गया था। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद यानी इसरो इतिहास रचने के एक और कदम दूर है। बस इसरो 22 जून को सुबह करीब 9:25 पर एक साथ 20 सैटेलाइट लॉन्च करेगा। इनमें अमेरिका के 13 सैटेलाइट समेत जर्मनी, इंडोनेशिया और कनाडा के सैटेलाइट भी शामिल हैं। 20 उपग्रहों में से 3 भारतीय हैं और बाकी वाणिज्यिक हैं। इनमें से 2 सैटेलाइट सत्यभामा और पुणे यूनिवर्सिटी के छात्रों ने बनाए हैं। इसरो के चेयरमैन डॉक्टर AS किरण कुमार ने ये जानकारी राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम यूरेका में दी। This time actually you mentioned 22. While the target was 22, 2 of the satellites from one of the customers last minute they had to drop out because certain tests which they were doing they did not succeed in that, so they have to, we will be giving an opportunity in a later launch. So this time it's going to become 20 satellites. 20 satellites at instead of 22. I mean, yeah. Even then we have our own prime satellite, a Cartosat 2 series satellite. Then 2 of our Indian university satellites, Satyabama and Pune University. Then a number of mini satellites, nano satellites and micro satellites. That's what we are doing. I think this time we are going to launch about 13 satellites of US and Germany, Indonesia, Canada. So it's not just one country but it's multiple countries. See, so far we have done about 21 countries. For different 21 countries we have launched the satellites. 57 is our last number. With this it will become 57 plus another 17. और इसरो चेयरमैन डॉक्टर किरण कुमार का पूरा इंटरव्यू आप देख सकते हैं हमारे खास कार्यक्रम यूरेका में शनिवार शाम 4 बजे। आगे बढ़ते हैं। 3 अफ्रीकी देशों की अपनी यात्रा के अंतिम चरण में नामीबिया पहुंचे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने गुरुवार को नामीबियाई राष्ट्रपति हे जी गिनगॉब से मुलाकात की। इस मौके पर दोनों देश भारत को यूरेनियम की आपूर्ति समेत कई समझौते पर राजी हुए। राष्ट्रपति ने नामीबियाई संसद के संयुक्त सत्र को भी संबोधित किया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने गुरुवार को नामीबिया की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत नामीबिया के साथ बेहतर रिश्ते चाहता है। इसके बाद राष्ट्रपति ने उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल की बैठक में हिस्सा लिया।
राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र में सुधार के मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की मजबूती के लिए भारत जैसे देशों को सदस्यता दिया जाना जरूरी है। Some sort of anomaly and irony that the world's most effective organization which aims to handle the problem of the international community does not have representation of a country which houses 1/6 of the world population. इससे पहले राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने नामीबियाई राष्ट्रपति हेजी गिनगॉब से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच भारत को यूरेनियम सप्लाई करने पर सहमति बनी। नामीबियाई राष्ट्रपति ने भारतीय कंपनियों को नामीबिया में यूरेनियम खनन का न्योता दिया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 1995 के बाद नामीबिया की यात्रा पर जाने वाले पहले भारतीय राष्ट्राध्यक्ष हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अमेरिकी सीनेट ने भारत के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाने के प्रस्ताव को आम सहमति से मंजूरी दे दी है। अमेरिकी सीनेट ने बढ़ते खतरे के विश्लेषण, साजो सामान संबंधी सहयोग और खुफिया जानकारी जुटाने और विश्लेषण करने के मकसद से ये मंजूरी दी है। ये संशोधन नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट 2017 का हिस्सा है। इसमें रक्षा मंत्री से दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाने और संयुक्त सैन्य अभियानों को प्रोत्साहित करने के लिए ज़रूरी कदम उठाने को कहा गया है। इस संशोधित कानून को राष्ट्रपति बराक ओबामा के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा। भारत के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाने को अमेरिकी सीनेट ने मंजूरी दी, लेकिन भारत से संबंधित नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट 2017 के 2 अन्य संशोधनों को मंजूर नहीं किया। इनमें भारत को वैश्विक सामरिक और रक्षा भागीदार के रूप में मान्यता देना शामिल है। ब्रिटेन में गुरुवार को विपक्षी लेबर पार्टी की एक महिला सांसद की हत्या कर दी गई। वेस्ट यॉर्कशायर पुलिस के मुताबिक सांसद 41 वर्षीय जो कॉक्स अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों से मुलाकात कर रही थी। इसी दौरान किसी से उनकी कहासुनी हो गई। विवाद के दौरान सांसद को पहले गोली मारी गई और फिर चाकू से हमला किया गया। सांसद को अस्पताल ले जाया गया, जहां रास्ते में उनकी मौत हो गई। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से बंदूक समेत कई हथियार जब्त किए गए हैं। कॉक्स 23 जून को होने वाले जनमत संग्रह में ब्रिटेन के यूरोपीय संघ में बने रहने के समर्थन में थी। प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने घटना पर दुख जताते हुए जनमत संग्रह पर अपना प्रचार अभियान स्थगित कर दिया। ओलंपिक से पहले भारतीय हॉकी टीम ने नया इतिहास रच दिया है। आखिरी पूल मैच में हारने के बावजूद भारत पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी के फाइनल में पहुंच गया है। गुरुवार को भारत को ऑस्ट्रेलिया ने 4-2 से मात दी, लेकिन इसके बाद भारत की उम्मीदें ग्रेट ब्रिटेन और बेल्जियम के मैच पर टिकी थी। बेल्जियम और ब्रिटेन के बीच मैच 3-3 से ड्रॉ रहा और इसके साथ ही अंक तालिका में दूसरे नंबर की टीम भारत को फाइनल में जगह मिल गई। अब फाइनल में आज भारत का मुकाबला एक बार फिर दुनिया की नंबर 1 टीम ऑस्ट्रेलिया से होगा। भारतीय टीम का रजत पदक पक्का हो गया है। भारत ने आखिरी बार 1982 में चैंपियंस ट्रॉफी में कांस्य जीता था। आखिरी लीग मैच में भारत से जीत ऑस्ट्रेलिया 13 अंक के साथ तालिका में पहले स्थान पर रहा। हेडलाइंस एक बार फिर से देख लेते हैं। महंगाई पर काबू के लिए केंद्र सरकार के सख्त कदम। चीनी के निर्यात पर लगाया 20% का शुल्क। दाल जमाखोरों पर सख्ती के आदेश। खुफिया एजेंसियों की ली जाएगी मदद। गुलबर्ग सोसाइटी मामले में सजा का ऐलान आज। 69 लोगों की हत्या में 24 लोग ठहराए गए थे दोषी। आज भी सदमे से नहीं निकल पाए हैं पीड़ित। तीस्ता सीतलवाड़ के एनजीओ सबरंग ट्रस्ट के विदेशी चंदा लेने पर रोक। विदेशी चंदा कानून के उल्लंघन पर कार्रवाई। एनजीओ फैसले को कोर्ट में देगा चुनौती। भारत के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाएगा अमेरिका। सीनेट से प्रस्ताव मंजूर। साझा सैन्य अभियानों को बढ़ाने के लिए अमेरिकी रक्षा मंत्री उठाएंगे कदम। और भारतीय हॉकी टीम ने रचा इतिहास। आखिरी पूल मैच में हार के बावजूद पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में खिताब के लिए ऑस्ट्रेलिया से भिड़ंत आज। और फिलहाल खबरों में इतना ही, लेकिन आगे आप देखिए देश देशांतर। नमस्कार।